फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीवीएस स्टडी में। चलिए तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर 2020 की जो वैकेंसी है, ये इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मैं बताऊंगा। जैसे कि आपको एग्जाम से लेकर लास्ट सैलरी तक कितनी सैलरी मिलेगी, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। उसके साथ ही मैं बताऊंगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एग्जाम सिलेबस इसमें बताऊंगा किस टॉपिक से या किस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। यानी कि रीजनिंग में कोई चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है, उस चैप्टर का नाम भी बताऊंगा और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन उसके बाद मैं यहाँ बता दूं कि एग्जाम तो आप लोग दे देंगे, एग्जाम सिलेबस पता हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग एग्जाम दे देंगे। लेकिन जो उसका 2019 का कट ऑफ कितना आएगा या 2018 में जो कट ऑफ था उसके बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा कि 2019 का जो अभी एग्जाम फिलहाल होने वाला है इसमें कितना कट ऑफ हो सकता है, और इस एग्जाम के लिए भी कट ऑफ निर्धारित होगा। तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अगर आप टारगेट लेके चलते हैं, इतना नंबर मेरा आ जाता है, तो उसमें 2-3 नंबर ही कम होगा आपका। अगर आप हाईएस्ट कट ऑफ लेकर चलेंगे तो अभी आपका स्टेनोग्राफर एग्जाम निकल पाएगा, अन्यथा नहीं निकल पाएगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद जैसे आपका हो जाता है तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कितने एग्जाम होंगे, क्या स्किल टेस्ट में कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में जानकारी दूंगा सिलेक्शन प्रोसेस में। उसके बाद जॉब लोकेशन है, यहाँ पे जॉब्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जॉब लोकेशन आपका अगर एग्जाम निकल जाता है उसके बाद आपका सिलेक्शन किस जिला में या किस कैटेगरी में या किस स्टेट में होगा, इसके बारे में जानकारी दूंगा। और जब ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद आपका सैलरी कितना मिलेगा, संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी ये सारी जानकारी आपको मिल पाएगी। उससे पहले आप अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पे सबसे पहले डीबीएस स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रतिदिन रात को एक स्टडी मटेरियल निश्चित ही पीडीएफ के रूप में या इमेज के रूप में शेयर की जाती है। तो आप लोग वहां से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में बहुत सारी हेल्प भी मिलेगी। तो चलिए तो मैं आगे आपको बताता हूँ। उससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि खासकर बिहार और यूपी में किस किस शहर में सेंटर बनाया गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, बिहार में भागलपुर है, उसका कोड 3201 है सेंटर का कोड। और मुजफ्फरपुर में, पटना में, यूपी बरेली, गोरखपुर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, ये सारी सेंटर बिहार और यूपी में खासकर बताया हूं मैं। और एग्जाम सेंटर के बारे में अगर आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो इसके लिए मैं आज ही इसका पीडीएफ जो है एग्जाम सेंटर का, मैं अपने डीवीएस स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे वहां पे मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप अपने स्टेट वाइज देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे खासकर बिहार और यूपी का बताया है, क्योंकि मेरा जो वीडियो खासकर बिहार और यूपी के स्टूडेंट ही देखते हैं। अगर इसके कोई आसपास के स्टूडेंट हो, स्टेट का नाम बता दीजिएगा, मैं आपके सेंटर का पूरा लिस्ट आपके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा कि आपके शहर में यहाँ यहाँ सेंटर बनाया गया है। चलिए तो आपको सेंटर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कैसे होगा। यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम पैटर्न लिखा गया है। सबसे पहले बता दूं कि अगर आप लोग डिसेबिलिटी कैटेगरी, विकलांग कैटेगरी में आप लोग नहीं आते हैं तो आपको सिर्फ टाइम कितने का मिलेगा, तो टाइम 2 घंटे का ही मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, तो कितने परसेंट होता है या कितना एक गलत पे कितना नंबर कटेगा इसके बारे में बता दूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.25 प्रति लिखा हुआ है, यानी कि पर क्वेश्चन पे 0.25 नंबर कट जाएंगे। तो आपका 0.25 नंबर एक क्वेश्चन के लिए काटे जाएंगे, यानी कि 4 गलत होता है तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। इस प्रकार चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि रीजनिंग से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कितने मार्क्स का होगा, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, रीजनिंग में से सिर्फ 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे और 1 मार्क्स आपको दिलाएंगे। अगर आपका आंसर सही होता है तो 1 नंबर मिल जाएंगे। उसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं जीके जीएस लिखा हुआ है, जीके जीएस जनरल अवेयरनेस भी लिखा गया था, आपके सिलेबस में लिखा गया है जनरल अवेयरनेस, मगर वहां पे जीके जीएस आप लोग कंबाइंड करके पढ़ेंगे तो आप पूरा जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन बनाया गया है उसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन में से कम 45 को टेकल कर ही पाएंगे, अन्यथा आप जीएस को छोड़ देते हैं, यानी कि जनरल साइंस को छोड़ देते हैं, तो आपका 50 नहीं, 45 भी नहीं, यानी कि 35 क्वेश्चन ही टेकल हो पाएगा, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीएस से थोड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उसे भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, तभी आपका एग्जाम निकल पाएगा। उसी प्रकार आप देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा वही इंग्लिश सेक्शन से है। देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा गया है, इंग्लिश में 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के होंगे। अब यहाँ पे तो मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया कि आपका एग्जाम कैसे होगा, कितने मार्क्स का होगा और कितना निगेटिव मार्किंग है, इन सभी के बारे में जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन आपको पता लगाना होगा कि अब रीजनिंग में किस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है, तभी तो आप एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे और आपका एग्जाम भी निकल पाएगा। तो चलिए तो मैं अब आपको एग्जाम में जो सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में आप जानकारी डिटेल से बताता हूँ। अगर आपको वीडियो ये थोड़ा भी अभी पसंद आई हो तो इसे अब भी लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ कम से कम शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि और स्टूडेंट को हेल्प मिल पाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट स्टेनोग्राफर का सिलेबस ही नहीं पता होता है, आखिर उनको किस चैप्टर से पढ़कर कितना क्वेश्चन पूछे जाएगा इसके बारे में। लेकिन चलिए तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि रीजनिंग से 50 क्वेश्चन जो पूछने वाले थे 50 नंबर का, उनमें सबसे पहले जो टॉपिक या चैप्टर का नाम दिया गया है उसके बारे में यहाँ से डिटेल से बात करते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा गया है, वर्बल और नॉन वर्बल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पता होगा कि जब आप लोग रीजनिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, एक वर्बल का होता है और दूसरा नॉन वर्बल का होता है। तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर में दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्बल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया गया है। अब चलिए दोस्तों थोड़ा चैप्टर के बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं, उसके बाद अब आगे आपको बताऊंगा जीके जीएस में क्या क्या पूछा जाएगा और इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा उसके बारे में बताऊंगा ही। लेकिन पहले रीजनिंग का देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है एनालॉजी। एनालॉजी चैप्टर का नाम है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 2 नंबर 3 नंबर 50 नंबर का आपका रीजनिंग साहित्य निश्चित है कि 15 चैप्टर यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं और ईटीसी का भी है। तो मान लीजिए 15 से 20 चैप्टर हो सकते हैं, लेकिन 15 से 20 में कम से कम एक चैप्टर 2 से 3 नंबर का मान्य रखता है। यानी कि एनालॉजी से कम 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन निश्चित पूछा जाएगा। तो आप लोग एनालॉजी को ध्यान से पढ़िएगा। उसी प्रकार स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, इसी प्रकार बहुत सारा चैप्टर का नाम दिया गया है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप सभी को पता भी होगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पे एक एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। एनालॉजी का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है सिर्फ ट्रिक अपलोड करूंगा। आपको तो क्वेश्चन पता होगा, लेकिन एग्जाम में होता है कि सबसे कम समय में जो सही क्वेश्चन का आंसर बता सकता है वही एग्जाम में फाइट कर पाता है, क्योंकि एग्जाम में तो बहुत कम समय मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 200 क्वेश्चन में सिर्फ 2 घंटे का टाइम मिल रहा है, यानी कि एक क्वेश्चन पे लगभग 40 से 35 सेकंड का यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपको समय मिल रहा है। तो इसमें जो फास्ट कर पाएंगे उसी का सिलेक्शन भी हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे संपूर्ण जानकारी रीजनिंग के बारे में बता दिया हूँ कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बारे में आपको बता दिया हूँ। उसके बाद चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि जीके जीएस में अब क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जीके जीएस या जनरल अवेयरनेस भी इसे बोल सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में जो सेक्शन दिया गया है प्रोस्पेक्टस में, वहाँ पे सिर्फ लिखा गया है जनरल अवेयरनेस लिखा गया है। जीएस भी जोड़ दिया हूँ क्योंकि जीएस का भी क्वेश्चन एक दो आपको मिल ही जाएगा। अगर आप लोग नहीं जानना चाहते हैं तो जनरल अवेयरनेस ही इसे रख लीजिएगा। लिस्ट में आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि जीके जीएस में पूछा जाएगा। इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही है, और करेंट इवेंट्स, यानी कि करेंट इवेंट्स अभी कौन कौन सा इवेंट्स तत्काल में हुआ है। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि वायु सेना दिवस भले ही मनाया गया कुछ दिन पहले, और इसकी स्थापना कब हुई है, इसका स्थापना किस वर्ष में मनाया गया है, इन सभी जानकारी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं साइंटिफिक एस्पेक्ट, साइंटिफिक के बारे में कुछ जानकारी, जैसे कि डीआरडीओ ने अभी सौर्य मिसाइल रुद्रम लॉन्च किया है, डीआरडीओ ने इस केंद्र से परीक्षण किया गया है। इन सभी के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। एक तरह से मैं आपको एक शब्द में कहना चाहता हूँ कि करेंट अफेयर्स की जानकारी आपको अति आवश्यक है, इस एग्जाम के लिए होनी ही चाहिए। जब एग्जाम आपका मार्च में होगा, 30 मार्च से स्टार्ट होगा, 31 मार्च को समाप्त होने वाली है आपकी एग्जाम। उससे पहले लगभग आपको सितंबर 2020 से लेकर 1 मार्च तक कम से कम आपको करेंट अफेयर्स आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, तभी आप इसमें 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन को टेकल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगी। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि हिस्ट्री लिखा हुआ है और कल्चर लिखा है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जनरल पॉलिटी, तो इस सभी से भी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ पे खासकर आप जनरल करेंट अफेयर्स का सेक्शन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर से ही पूछे जाएंगे। क्योंकि 50 नंबर का जो सेक्शन है इसमें करेंट अफेयर से कम 35 क्वेश्चन रहेंगे, और हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इन सभी से लगभग मिलाकर 15 से 20 क्वेश्चन ही रहेंगे, इससे अधिक नहीं होगा। सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है किसी भी एग्जाम में करेंट अफेयर्स पे। उसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी टॉपिक लिखी गई, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पोर्ट, खेल कूद के बारे में, कब कौन सी खेल कब हुई है, T20 में कौन सा देश प्रथम स्थान पे आया है, वर्ल्ड कप कब हुआ था 2020 का, कौन जीता है, इन सभी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि अब इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा इसके बारे में, क्योंकि यह सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है स्टेनोग्राफर एग्जाम। इंग्लिश में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 नंबर के होंगे। तो अब 100 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इसके बारे में मैं आप थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले ग्रामर लिखा हुआ है। ग्रामर लिखा हुआ है ना, इसमें आपका आ जाएगा आर्टिकल, वर्ब, एडवर्ब, सब कुछ आ जाएगा। खासकर प्रीपोजिशन तो ग्रामर सेक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। टेंस, नरेशन, वॉइस, इन सभी से क्वेश्चन आपको ग्रामर सेक्शन से ही पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद बात रही सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सिंपल प्रेजेंट का अगर आपको कोई वाक्य दे दिया जाता है, उसमें आपका उसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, ट्रांसलेशन, उसका ट्रांसलेशन वर्ब का जो होता है ना, खासकर सेंटेंस स्ट्रक्चर में वर्ब का प्रयोग देखा जाता है कि इसके बाद कौन सा प्रयोग होगा, कौन सा वर्ब यहाँ पे लगेगा।
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वोकेलरी है, वोकेलरी इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ये आपको याद करना होगा। एंटोनिम एंड सिनोनिम, और इसका प्रयोग भी पूछा जा रहा है, इसका करेक्ट यूज कहाँ पे किया जाएगा, इन सभी को आप याद कर लीजिएगा। किसी इंग्लिश का बुक आप अपने प्रेफरेंस से, या मैं एक दो बुक का नाम भी नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप बाई कर सकते हैं, या आप किसी शॉप पे जाकर भी बाई कर सकते हैं। चलिए तो आगे तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सारी जानकारी मिल चुकी होगी। इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी की जानकारी मिल चुकी होगी। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसकी भी जानकारी मिल चुकी होगी। यहाँ पे 100 नंबर के क्वेश्चन जब इंग्लिश में पूछे जाएंगे तो यहाँ पे लगभग 5 से 7 चैप्टर का नाम है या 10 चैप्टर का नाम है, तो कम से कम एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन तो निश्चित आएंगे। यानी कि ग्रामर सेक्शन से यहाँ पे वर्ब, एडवर्ब ये सब मिलाकर लगभग कम से कम ग्रामर से 15 से 20 क्वेश्चन हो सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर से भी 5 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। और यहाँ पे जो करेक्ट यूजेज पूछा जा रहा है सिनोनिम का और एंटोनिम का, इससे भी क्वेश्चन खास कर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी इंग्लिश एग्जाम के लिए। इंग्लिश का जहाँ पे पेपर होता है वहाँ पे एंटोनिम और सिनोनिम बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन किसी भी पोर्शन से पूछा जाता है तो वह पोर्शन यही है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि वर्ब का प्रयोग आप लोग खास कर याद कीजिएगा, और कौन से वर्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है ये भी आप याद रखिएगा। और वहाँ पे सभी आपको याद ही करना होगा। इंग्लिश में सिर्फ आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, ग्रामर में जो टेंस, नरेशन, वॉइस होता है इसी को आप समझ पाएंगे, अन्यथा आप सभी को आपको याद करना होगा। और खासकर इसे ध्यान से पढ़िएगा तभी आपका एग्जाम निकल पाएगा। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए तो मैं आपको अब आगे बता देता हूँ कि आपकी कट ऑफ कितनी थी 2017 और 18 में, कट ऑफ कितनी थी। अभी 2019 का एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन उसका भी एस्पेक्ट बताऊंगा कि आपका एस्पेक्ट कितना हो सकता है इसके बारे में। स्टेनोग्राफर में ग्रेड सी और डी होते हैं, दो ग्रेड सी इसमें एग्जाम और सिलेक्शन दो कट ऑफ जारी किए जाते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ग्रेड सी डी के लिए 134 नंबर था। 2018 में जो कट ऑफ लिस्ट जारी की गई थी उसमें 134 हाईएस्ट था, यानी कि कट ऑफ 134 निर्धारित की गई थी। उसी प्रकार अनरिजर्व में ही ग्रेड सी के लिए 138 नंबर आया था। यहाँ पे बता दूं कि ग्रेड सी थोड़ा हाई लेवल जॉब है और ग्रेड डी थोड़ा लो लेवल जॉब है ग्रेड सी की अपेक्षा में। इसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं ओबीसी 130 नंबर आपको ग्रेड डी के लिए आनी चाहिए, 2018 में था यह कट ऑफ निर्धारित किया गया था, और ग्रेड सी के लिए 133 नंबर। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे 2017 का भी कट ऑफ लगाया गया है। ओबीसी के लिए 102 नंबर ग्रेड डी के लिए था, कब तो 2017 में। लेकिन वहीं आप 2018 में देखेंगे ग्रेड डी में तो 130 नंबर, यानी कि इसमें कुल मिलाकर कितने अंक का बढ़ोतरी हुआ है, तो 28 अंक डायरेक्ट बढ़ गया एक साल के गैप में। उसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेड सी में 119 2017 में था ओबीसी का, लेकिन ग्रेड सी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं तो 33 है, यहाँ पे भी कितना बढ़ गया, लगभग 14 नंबर बढ़ गया। तो इस प्रकार आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। 18 का कटअप जब ई है तो 19 का कटअप इस 10 5 प्लस हो जाएंगे, और जब आप 2020 का एग्जाम देंगे तो वहां पे कम से कम अभी यू आर का 134 है कटअप ग्रेड डी के लिए, तो वहीं आपका कम से कम 145 तक ही पहुंच जाएगा। और 140 या 150 आपका ग्रेड सी के लिए रहेगा। यानी कि आप एक शब्दों में कहना चाहता हूँ 140 से लेकर 150 तक आपका कटअप जा सकता है आपके समय में। ग्रेड सी और डी के लिए मैं आपको बता दिया हूँ, ग्रेड डी के लिए 140 होगा और ग्रेड सी के लिए 150 से कम नहीं हो पाएगा। आप लोग 160 का टारगेट रखते हैं तभी आप इस एग्जाम को फाइट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। प्लीज तो अब आपको बता दिया हूँ, कटअप के बारे में जानकारी दे दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे अब आपको सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सिलेक्शन सब कुछ हो जाता है उसके बाद आप ज्वाइनिंग कर लेंगे तो वहाँ पे अब आपको सैलरी कितनी मिलेगी तो उसके बारे में यहाँ पे बता दूँ। ग्रेड सी के लिए जो भी स्टूडेंट फाइट करते हैं अप्रॉक्स 35,000 आपको सैलरी मिलेगी इन हैंड। तो वहीं ग्रेड डी के लिए 32,000 अप्रॉक्स में 30 से 35 के बीच में ग्रेड डी के लिए, और 35 से 40 के बीच में ग्रेड सी के लिए ऐसी आपको सैलरी मिलेगी। चैनल पे शनिवार और मंगलवार को एक एक वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड अपलोड की जाती है, तो अगली वीडियो हमारी शनिवार को आने वाली है जिसमें आपको बताया जाएगा कि इसका स्टेनोग्राफर 2020 का स्किल टेस्ट कैसे होगा, कितना टाइम मिलेगा, कैसे लिखना होता है, स्टेनोग्राफर कैसे सीख सकते हैं, कौन सा बुक अच्छा होगा। और उसमें बहुत सारे और भी कन्फ्यूजन जो आप लोग कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे, या आपको कोई भी कन्फ्यूजन है उन सभी के बारे में जानकारी अब शनिवार को मैं आपको बता दूंगा क्लियरिफाई करके। लेकिन यहाँ पे अब आपको बता दूँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सैलरी के बारे में तो मैं बता दिया, लेकिन उससे पहले भी आपको सिलेक्शन होना जरूरी है। तो सिलेक्शन कैसे होगा और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है इसके बारे में मैं बता दूं। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेड सी और ग्रेड डी का, यहाँ पे मैं अलग अलग क्यों लिखा हूँ, आप लोग पूछ रहे हो कि दोनों का तो ग्रेड स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो रहा है, ग्रेड सी और ग्रेड डी इसके अंदर में आ रहे हैं, तो दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस सेम ही होगा। जी हाँ सेम है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है उससे आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लिखा गया तो नहीं है,
लेकिन मैं अब जो बोल रहा हूँ उस बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि सीबीटी ग्रेड सी के लिए सीबीटी प्लस स्किल टेस्ट। आपको पता होगा कि टाइपिंग और इन हैंड जो लिखा जाता है हैंड राइटिंग टेस्ट, ये दोनों टेस्ट होगा और कंप्यूटर पे उसे टाइप भी करना होता है। स्किल टेस्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं अगली वीडियो शनिवार को बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे ग्रेड डी में भी सेम है, सीबीटी और स्किल टेस्ट भी होगा। तो इसमें जो ग्रेड सी में निकलेंगे उसका स्किल टेस्ट, ग्रेड सी का भी स्किल टेस्ट होगा और ग्रेड डी का भी स्किल टेस्ट होगा। उसी प्रकार जो लोग ग्रेड डी में ही सिर्फ फाइट कर पाते हैं, इससे पहले जो मैं कटअप बताया था, अगर उनका कटअप सिर्फ ग्रेड डी के लिए ही चयनित होता है तो वे सिर्फ स्किल टेस्ट में ग्रेड डी का जो स्किल टेस्ट होगा उसी में शामिल हो पाएंगे। लेकिन जिनका सिलेक्शन कटअप लिस्ट के आधार पे अगर ग्रेड सी में होता है, उनको ग्रेड सी का भी स्किल टेस्ट देना होगा और ग्रेड डी का भी स्किल टेस्ट देना होगा। उसी प्रकार उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। जस्ट उसके बाद आपको 1-2 मंथ के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जॉब लोकेशन, आप लोग तो ज्वाइन करेंगे लेकिन आपका जॉब लोकेशन कहाँ होगा, कैसे मिलेगा? क्या आप बिहार के हैं तो आपको तमिलनाडु में भेज दिया जाएगा, हरियाणा में भेजा जाएगा, क्या ऐसा है? इसके बारे में बता दूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं सबसे पहले बता दूं कि जॉब लोकेशन आपके एरिया का ही होगा। बिहार में है तो बिहार में पटना भेज सकता है, मुजफ्फरपुर भेज सकता है या बेतिया सीवर कहीं भेज सकता है। इस प्रकार आपको भेजा जाएगा। और इसमें जॉब प्रोफाइल की बात की जाए तो जॉब प्रोफाइल और स्टेनोग्राफर की स्किल टेस्ट कैसे होती है, कौन सी बुक से तैयारी की जाए, इन सभी की जानकारी अब आपको शनिवार को दी जाएगी। और जो आपको कन्फ्यूजन होगी वह आज ही हमसे बात करके कंफर्म कर लीजिए या कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। मैं सारे का आंसर शनिवार को मैं बता ही दूंगा। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।